हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपनी बुक विस्टस का पहला चैप्टर द थर्ड लेवल है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और बात करें अपने इस चैप्टर के बारे में, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर की समरी समझाने वाला हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। उसके बाद में बात करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में और एडिशनल क्वेश्चंस के बारे में। और बाद में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर से आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने शुरू हो चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी चैप्टर के अंत में पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है आप लोगों को ये चैप्टर बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। तो अपने इस चैप्टर को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर मैंने बता दिया था थर्ड लेवल। अब थर्ड लेवल चैप्टर के बारे में बात करें अपने, तो कैसा चैप्टर है सर, ये थर्ड लेवल है सर, इसका अर्थ क्या है। तो देखो, अर्थ के बारे में छोटी सी बात बताऊं तो चैप्टर कैसा है वो सारी बातें मैं समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो रे। क्योंकि चिंता को तो आप त्याग ही दो, अलग रख दो चिंता को, क्योंकि मैं हूं ना आप लोगों के पास। चिंता को अलग रख दो, थर्ड लेवल चैप्टर की बात करेंगे, चिंता मत करो। क्या है सर ये जो थर्ड लेवल है ना, इसके बारे में एक छोटी सी बात बताऊं आप लोगों को। तो थर्ड लेवल किसके बारे में है, तो आज की जो दुनिया है, ये जो दुनिया है ना, बड़ी अपने बेरहम हो चुकी है ना। तो थर्ड लेवल बस उसी के बारे में आप लोगों के पास, किसके बारे में, अपने आज की दुनिया के बारे में है। सबसे पहले अपने बात करते हैं, थर्ड का मतलब होता है तीसरा। क्या होता है भाई, तीसरा। और लेवल का मतलब होता है तल। तो अपने चैप्टर का जो नाम आता है वो आता है तीसरा तल। सर ये तीसरा तल क्या है, तो कोई बात नहीं है, देखो मैं आप लोगों को एक आसान भाषा में समझाता हूँ कि तल क्या होते हैं, लेवल क्या होती है। आप किसी फ्लैट में रहते हो तो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बस यही है। तो ये अपने पास जो तीसरा तल है वो किसका है, तो एक स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जिस पे तीसरे तल की बात होती है, जबकि लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे केवल दो ही तल है। तो अपने जो ऑथर हैं, अपने जो लेखक हैं, वो कहाँ से खोज लेते हैं तीसरे तल को, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। दूसरी मैं बात बता रहा था, ये चैप्टर किसके बारे में है, तो ये चैप्टर है वो आप लोगों के पास वरी है ना, यानी चिंताएं जो व्याप्त है ना अपने संसार में, जो दुख है, जो सैड है, ये सैड मोमेंट्स जो हैं, इनके बारे में अपने पास ये चैप्टर है। क्या होता है ये अपने पास ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अपने जो ऑथर हैं वो क्या करते हैं, यानी बचने के लिए हम आज के ज़माने में भाई चिंता हर घर में व्याप्त है, दुख भी सभी को है। तो इन दुखों से बचने के लिए, इन चिंताओं से बचने के लिए आदमी क्या करता है, क्या करता है भाई, फिर वो वहाँ से उनसे बचने के लिए भागता है। अब वो भागे कहाँ से, भागेगा कहाँ से, संसार तो पूरा यही है। तो फिर वो भागेगा अपने काल्पनिक स्थानों में। काल्पनिक स्थान अपने मन में रहते हैं भाई, अपना दिमाग जो होता है ना बहुत ही भयानक चीज़ है, इसमें अपने पास ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं, ऐसे ऐसे दुनिया का निर्माण कर देता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि हम वास्तविकता में हैं कि नहीं है। तो ऐसी एक कहानी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर अपन चैप्टर को शुरू करें तो क्या है, सबसे पहले बिफोर यू रीड, अपनी बुक में जो दिया हो पहले इसको देखते हैं। क्या है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हैड टू बिलीव, यानी हार्ड टू बिलीव, भाई हैड टू नहीं, हार्ड टू। यानी क्या आपके जीवन में कभी कई ऐसा मोमेंट आया, ऐसा अनुभव हुआ है जिस पे लोग विश्वास करने से ऐसे उनको मुश्किल ही विश्वास होता है, भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ, आपके दादाजी परदादाजी क्या कहते थे, मैंने ना वहाँ चुड़ैल देखी थी, एक भूत देखा था। अब आप मानते हो, मैं जानता हूँ कि होते ही नहीं है, तो इस बात पे थोड़ा सा अपने पास कठिनाई, ऐसे थोड़ा अजीब सा लगता है, यार क्या बेवकूफ़ जैसी बातें करता है। अरे मैं आप लोगों को कहूँ रे कल तो मैं एक भूत देखा मैंने, तो आप विश्वास करोगे, नहीं करोगे। तो बस यही बात बता रहा है कि क्या कभी कोई ऐसी घटना घटी है, नहीं घटी है भाई मेरे जीवन में। तो फिर अपन देखो अपना चैप्टर शुरू करते हैं ना। अब अपना चैप्टर शुरू करेंगे तो चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना आप लोगों को, बिल्कुल ऐसे मन लगा के। अगर ध्यान से सुन लोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ रे, आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कोई गलत नहीं करोगे। 9 क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, इसका मतलब क्वेश्चन तो बहुत आएंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन, जो प्रत्येक चैप्टर है, इस चैप्टर से भी मैंने बहुत क्वेश्चन बनाए हैं, ध्यान से सुनना। पर देखो क्या है, चैप्टर यहाँ से शुरू करते हैं अपने पास। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए ट्रैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2,
यानी कहने का मतलब अपने ऑथर है वो बात बता रहे हैं क्या, देर द प्रेसिडेंट्स यानी अपने राष्ट्रपति जितने भी हैं वो किसके, न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क सेंट्रल अपने जो देश है वहाँ पे न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो अध्यक्ष है यानी जो अपने पास प्रेसिडेंट्स है वो, और इसके बाद बात करें न्यूयॉर्क में, न्यू हेवन है भाई, न्यूयॉर्क नहीं, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड से के जो है विल स्वेयर, वो भी शपथ लेके कह सकते हैं, ऐसे नहीं रहे, शपथ लेके क्या कह सकते हैं, ऑन स्टेक ऑफ द टाइम टेबल्स के अनुसार शपथ लेकर कह सकते हैं, दैट देयर आर ओनली टू, कि वहां पर केवल 2 ही हैं। सर ये 2 क्या बता रहा है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है हमारे, तो कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये जो ऑथर है वो कह रहा है 2 ही तल, बाकी सारे लोग यही कहेंगे कि वहां पे 2 ही तल हैं, किस पे है वो देखो बात करने वाला हूँ आगे, चिंता मत करो रहे। बट आई से देर आर 3, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वहां पे 3 है। 3 क्या है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। आपको पहले तो ये नाम याद रखना है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं कि वहां पे 3 तल है, क्योंकि मैं तो वहां पे गया हूं, मैं जा चुका हूं वहां पे। आई हैव बीन, मैं हो चुका हूं वहां पे, ऑन द 3rd लेवल पे हो चुका हूं का मतलब क्या होता है, मैं जा चुका हूं वहां पे। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैंने वहां पे निश्चित कदम रखे हैं। ऑब्वियस स्टेप्स का मतलब होता है निश्चित कदम रखे हैं। आई टॉक्ड टू ए साइकेट्रिस्ट, अब इस मैटर में भाई जाहिर सी बात है लोग ये कहते हैं कि अरे यार वहाँ पे ना मैं उस जो बिल्डिंग है उसके छठे अपने उसमें गया, मैं मंजिल पे, छठी मंजिल पे गया, लोग कहते हैं वहाँ पे मंजिल ही 5 है, तुम छठे में कहाँ गए। तो फिर मैं अपने एक दोस्त से बात करी भाई, मैंने दोस्त कौन है, मेरा साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट कौन होता है भाई, मनोचिकित्सक होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना ना, मनोचिकित्सक होता है, तो मैंने ये लिख दिया भाई चिकित्सक, देख लेना आप लोग। हाँ, फ्रेंड ऑफ माइंड यानी जो मेरे दोस्तों में से एक था, अमोंग अदर्स यानी कहने का मतलब मेरे दोस्तों का जो समूह था उनमें से किसी का दोस्त था, उससे मैं मिला भाई, उससे बात करी। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल ऑफ एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसको बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3 तल हैं, लेकिन एंड ही सेड इट वाज ए वर्किंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उसने कहा कि ये तुम्हारा ना जागती आंखों से सपना है जो तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए है। फुलफिलमेंट का मतलब होता है पूर्ण, विश का मतलब इच्छा, यानी कहने का मतलब अरे यार हम ये सोचते हैं यार आईफोन 17 प्रो रिलीज तो हो गया है, मतलब रिलीज होने का मतलब लॉन्च हो गया है, पैसे हैं नहीं तो क्या करूं, फिर आपको सपना आता है कि हाँ मैंने रात को ये आईफोन चलाया था, ऑरेंज कलर वाला चलाया था, ये चलाया था, वो सारी बातें यही बता रहा है वो। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा मैं दुखी हूँ, साइकेट्रिस्ट है, मन की बात जानते हैं साइकेट्रिस्ट, वो कहता है कि मैं दुखी हूँ, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, और इससे ये हुआ कि मेरी जो पत्नी थी वो थोड़ा सा पगला जाती है कि मैं दुखी हूँ, अब उसकी पत्नी को थोड़ा दुख होता है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ट दैट मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल दिस द रेस्ट ऑफ इट। फिर उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बताया, मेरी पत्नी को क्या समझाया कि ये जो आधुनिक दुनिया है वो भरी पड़ी है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरी पड़ी है, डर से भरी पड़ी है, वॉर युद्धों से भरी पड़ी है, चिंता से भरी पड़ी है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बिल्कुल ऐसी चिंताओं से, ऐसी घटनाओं से भरी पड़ी है। मैंने बताया था ना आधुनिक दुनिया है भरी पड़ी है इनसे, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं वहां से केवल बचना चाहता हूं। मैं कौन, अपने ऑथर बचना चाहते हैं। ये बात कौन कह रहा है, साइकेट्रिस्ट कह रहा है। वेल हु डजंट, लेकिन कौन नहीं बचता भाई, सभी बचते हैं। अरे सपोजिंग करो घर में चिंता चल रही है तो फिर क्या करते हैं हम, घर छोड़ के एक बार दूसरी जगह चल जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो चिंता से एक बात और ध्यान में रखना रहे, चिंता और दुख से भागने पे कम नहीं होती है, उनका सामना करना पड़ता है। मेरी बात को ना ध्यान से समझा करो, और मैं जो बातें बोलता हूँ, एवरीबडी आई नो, प्रत्येक कोई जिनको मैं जानता हूँ वांट्स टू एस्केप, वो भी बचना चाहते हैं, बट दैट डोंट वेंडर डाउन इनटू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो तीसरे अरे हर कोई बचना चाहता है, लेकिन कोई ऐसा थोड़ी कह देगा अरे यार मैंने उस बिल्डिंग में 5 फ्लोर है और मैं 7वें फ्लोर पे गया, ऐसा थोड़ी कह सकता है। तो यही वो कह रहा है कि मैं तीसरे स्टेशन पे थोड़ी जाता है फिर कोई। अब बात करें आगे, तो आगे अपने पास कहाँ से, ये थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। हाँ क्या है, बट दैट्स द रीजन, लेकिन यही एक कारण है अपने पास से। ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे दोस्त सहमत, क्या माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे दोस्त सहमत भी हो गए इस बात से। क्या, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और प्रत्येक चीज थी वो इस तरफ संकेत कर रही थी। दे क्लेम्ड, उन्होंने, क्लेम का मतलब अपने पास वो कहते हैं ना कि दावा करना, उन्होंने दावा किया। माई स्टाम्प कलेक्टिंग,
उन्होंने मेरे स्टाम्प कलेक्टिंग जो यानी डाक टिकट होती है जारी होती है अपने पास, अभी तो नहीं जानते होंगे आप लोग, थोड़ा इकट्ठा करते हैं अपने दादाजी परदादी समय जब चिट्ठी भेजते थे तो उस पर डाक टिकट लगाते थे, उसको स्टाम्प बोलते हैं। तो उसको क्या है, फॉर एग्जाम्पल दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। ये जो स्टाम्प कलेक्टिंग था, स्टाम्प कलेक्टिंग का मतलब मेरे पास पुराने डाक टिकट भी पड़े होंगे, तो ये थोड़ा सा मेरे पास टेम्परेरी यानी क्षणिक समय के लिए वास्तविकता से दूर जाने का साधन था भाई। वेल मैं भी शायद हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मेरे दादाजी को इन रिफ्यूज से, वास्तविकता में जो ये कचरा भरा पड़ा है, रिफ्यूज का मतलब जो बचा कुचा है, उससे दूर जाने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे दादाजी को नहीं थी भाई। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो मेरे दादाजी का समय था वो बड़ा शांत समय था, वहाँ पे कोई ऐसी चिंता नहीं थी। अपना जो पुराना समय था वो बड़ा शांत समय था, कोई चिंता नहीं थी, लोग अपनी मस्ती में रहते थे, कोई घार नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। वो बातें थिंग्स वर प्रीटी नाइस, जो थिंग्स वर प्रीटी नाइस का मतलब होता है बातें वहाँ पे बहुत अच्छी थी। थिंग्स मतलब जैसे वहाँ पे कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई युद्ध नहीं था, ऐसे बता रहा है। एंड पीसफुल इन हिज डेज, और उनके दिनों में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल था। दादाजी के टाइम पे बहुत ही शांतिपूर्ण था। आज है भाग दौड़ भरी जिंदगी तो। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ मैंने सुनता हूँ, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरे जो कलेक्शन था वो जो डाक टिकट था वो शुरू किया भाई। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, ये एक अच्छा संग्रहण भी है। हाँ, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ द प्रैक्टिकली, अगर अपने ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो चारों अपने पास प्रैक्टिकली रूप से ठीक थे भाई। अब बात करते देखो आगे, आगे क्या है ये रहा, इसको पढ़ते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। एवरी यूएस इश्यू, यानी कहने का मतलब वहां पे क्या है, अभी देखते हैं, छोटी सी बात बताते हैं वहां पे क्या आया। हाँ प्रैक्टिकली एवरी यूएस, प्रैक्टिकली क्या है कि सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक यूएस इश्यू का मतलब होता है जारी करना, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने जो जारी किए हैं फर्स्ट डे कवर, ये फर्स्ट डे कवर का क्वेश्चन ध्यान में रखना आएगा। हाँ, फर्स्ट डे कवर जो होता है, फर्स्ट डे कवर क्या होता है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन एंड सो ऑन, और उसके बाद में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू यू नो। अब वो कह रहा है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रूजवेल्ट है वो भी डाक टिकट इकट्ठा किया करते थे, क्या आप जानते हैं, तुम जानते हो? एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब चलो ठीक है, फिर भी कोई छोड़ो ये बातें, मैं बताता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे क्या हुआ था। क्या हुआ था? वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट ऑफिस, यानी पिछली गर्मियों की बात थी भाई, मैं रात्रि में देर रात तक काम किया, मैंने ऑफिस में काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो फिर मैंने क्या किया, मैं थोड़ी जल्दी में था, अपने घर जल्दी जाना चाहता था। गेट अप टाउन टू द माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। तो मैंने, सबवे का मतलब होता है शॉर्टकट, तो मैंने शॉर्टकट जो सबवे, यानी अपने पास ये मेन रास्ता है, इससे यहाँ से गलियारा निकलता है, यहाँ से गलियारा निकलता है, तो मैंने सबवे लेने का निश्चय किया क्योंकि ये बस से जल्दी मुझे वहाँ पहुँचा सकता था मेरे अपार्टमेंट में। नेक्स्ट बात करें नाउ, ये क्या, नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हाउ हैपन टू मी। अब मैं नहीं जानता भाई कि मेरे साथ ये क्यों घटित तो हुआ था, ये मैं नहीं जानता। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, यानी साधारण सा बंदा हूँ जिसका नाम क्या है, चार्ली है। याद रखना ये नाम इंपॉर्टेंट है। 31 ईयर्स ओल्ड, ये उम्र भी याद रखनी है, 31 साल का है। एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गैबरडाइन सूट एंड ए स्ट्रा हेट विथ अ फैंसी बैंड, और मैंने 10 गैबरडाइन का मतलब लंबे आकार वाला जो सूट है वो पहना है, और उसके अलावा स्ट्रा हेट का मतलब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप लोग नहीं समझोगे तो ये देखो आपके पास क्या है, ये रहा, ये लंबा वाला सूट है, ये गैबरडाइन अपने पास क्या है जो केप बता रहा हूँ मैं वो है। इसके बाद में बात करें तो आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है गैबरडाइन सूट हो गया, फैंसी बैंड हो गया। इसके अलावा आई पास्ड अ डजन मेंस, यानी मेरे पास से दर्जनों भर लोग हैं, व्यक्ति है वो गुजरे भाई, हु लुक जस्ट लाइक मी, जो मेरे जैसे दिखाई दे रहे थे। जब मैं सबवे पकड़ने गया, शॉर्टकट लेने गया तो वहाँ पे गुजरे। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं हर किसी से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस अपनी धुन में ऐसे चल रहा था भाई, ऐसे चल रहा था, बस यही चल रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं अपने घर लुइसा के पास जाना चाहता था, बस और कुछ नहीं था। मेरे दिमाग में यही चल रही थी, अपने घर जाऊंगा, अपनी पत्नी से बातें करूंगा, अपनी पत्नी के पास बैठूंगा, ये दिमाग में चलते चलते वो जा रहा था भाई। अचानक क्या हुआ, आई टर्न टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, और मैं टर्न इनटू का मतलब था मुड़ना सेंट्रल में, फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू गली का नाम है, वहां से मैं इस तरफ मुड़ा भाई। एंड वेंट
डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैंने अपने सीढ़ियाँ ली पहले तल पे जाने के लिए। वेर यूल टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, और वहाँ पर फर्स्ट जो तल है अपने फर्स्ट लेवल है, वहाँ पे आप ट्रेन, कौन सी ट्रेन पकड़ सकते हो, 20वीं शताब्दी के लिए जो 20वीं शताब्दी के लिए जो एक्सप्रेस चलती है ना, वो अपनी ट्रेन वहाँ पे पकड़ सकते हो। देन आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, उसके बाद मैं अपनी सीढ़ियाँ आगे लेता हूँ और दूसरे तल पे जाता हूँ। वेयर द सबर्बन ट्रेन से लीव फ्रॉम, और जहाँ से सबर्बन का मतलब होता है छोटी ट्रेन, जो पटरियाँ यानी आसपास के क्षेत्रों के लिए ट्रेन है वो मिल सकती है। डक्ट इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और वहाँ से मैं अपने पास डक्ट इनटू का मतलब था मैं नीचे उतरता हूँ और एक अपने पास जो कहाँ जाता है, सबवे की तरफ जाता है, यानी जो शॉर्टकट होता है उस तरफ जाता है। एंड गोट लॉस्ट, और जब मैं वहाँ से डक्ट इनटू हुआ तो वहाँ पे मैं खो गया। कहाँ पे, दूसरे तल के बाद में वो खो जाता है। दैट्स इजी टू डू सो, बिल्कुल आसान है भाई, ऐसा कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है, हर कोई खो सकता है वहाँ पे। अब हर कोई खो सकता है तो इसका मतलब क्या है भाई, तो फिर अपने पास इसके साथ क्या होता है, दैट्स इजी टू डू सो, आई हैव बीन एंड सॉरी आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, यानी वो बता रहे हैं कि ऐसा होना आसान है, मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर गया हूँ और बाहर आया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इंटू न्यू डोरवेज, लेकिन मैं हमेशा नए दरवाजे से बाहर निकलता हूँ भाई। ये देखो इतने दरवाजे, इतने कॉरिडोर्स हैं कि मैं सेम दरवाजे से आज तक बाहर नहीं आया। एंड स्टेयर्स और सीढ़ियाँ, एंड कॉरिडोर्स, और जो कॉरिडोर्स हैं, कॉरिडोर गलियारे जिनको कहते हैं। वंस आई गोट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, एक बार मैं एक टनल में घुस गया भाई, और वो अपने पास कहाँ आके निकलती है, रूजवेल्ट होटल के लॉबी में आके निकलती है। लॉबी का मतलब जो खुला सा जो हॉल होता है, जहाँ पर अपने पास होटल में सामने देखते हैं कि मैनेजमेंट बैठा होता है, रिसेप्शनिस्ट बैठे होते हैं, वो लॉबी वहाँ पे आके खुलता है भाई। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ऑन 46th स्ट्रीट, और कई बार ऐसा हुआ, एक बार मैं 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक दूर जाकर निकला भाई, यानी कहने का मतलब सेम रास्ता मुझे मिला ही नहीं है आज तक। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कभी कभी तो मुझे लगता है ये पेड़ की भांति बढ़ रहा है भाई, बिल्कुल पेड़ की तरह। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड द स्टेयरकेस लाइक रोड्स, बिल्कुल अपने कॉरिडोर्स और स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ और कॉरिडोर्स इसके निकल रहे हैं, जैसे अपने पेड़ जड़े फैलाता है ना नीचे ज़मीन में, वैसे अपने पास ही सबवे अपने क्या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कर रहा है। इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। देयर्स प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स अ वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और वहाँ पे एक बड़ी सुरंग भी है इस शहर के नीचे जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, अगर बात करें टाइम्स स्क्वायर के समय, हाँ रास्ते, वे टू टाइम्स स्क्वायर के रास्ते पे। एंड मे बी अनदर टू द सेंट्रल पार्क, और दूसरा सेंट्रल पार्क में हो सकता है। एंड मे बी हो सकता है बिकॉज फॉर मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स, और कई वर्षों से लोगों ने ऐसा किया भी है, इन लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। अगर बात करें आगे की, तो आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, ग्रैंड सेंट्रल का एक एग्जिट भी है, बाहर आने का रास्ता है। ए वे ऑफ स्केप, एक बचने का रास्ता। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, शायद यही हो सकता है कि मैं टनल में, टनल यानी सुरंग में गया कैसे। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट, लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को इसके बारे में नहीं बताया था। अब साइकेट्रिस्ट को अगर जब अपन बताते नहीं है सारी बातें, तो फिर वो क्या होता है भाई, दिक्कत हो जाती है कि नहीं होती है, यानी डॉक्टर से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए भाई। द कॉरिडोर आई वाज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, और जिस कॉरिडोर में गया मैं, वो एंगलिंग का मतलब था मुड़ना, एंगल लिए था बाईं तरफ। एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड, और स्लेंटिंग का मतलब होता फिसल पट्टी की तरह नीचे की तरफ जा रहा था। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मैंने सोच लिया भाई ये तो गलत आ गया भाई, है ना, गलत आ गया भाई, अब गलत आ गया तो। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा भाई, मैंने रुका नहीं वहाँ पे। ऑल आई कुड हियर वाज द इम्पटी साउंड ऑफ माई ओवन फुट स्टेप्स, और मुझे वहाँ पे उस कॉरिडोर में जब मैं चल रहा था तो केवल एकमात्र आवाज़ आ रही थी, वो मेरे कदमों की आवाज़ सुन रहा था मैं। कभी कभी ऐसा सुनसान रास्ता आ जाता है कि आपको अपने ही कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, वैसे यहाँ पे हुआ। एंड आई डिडेंट पास ए सोल, और मेरे पास से एक आत्मा तक नहीं गुजरी। सोल का मतलब यहाँ से व्यक्ति से लिया गया है, किससे लिया गया है, पर्सन या व्यक्ति से लिया गया है, यानी मैन से लिया गया है। Then I heard that sort of the hollow roar ahead that means open space, और उसके बाद में मैंने आगे खुले में थोड़ा शोर शराबा सुना, मुझे लगा इसका मतलब बाहर कुछ खुला स्थान है, मैदान है। एंड पीपल टॉकिंग, और लोग बातें कर रहे थे, वहाँ पर पहुँच गया वो सही जगह। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और टनल जो थी शार्प बिल्कुल ऐसे जा रही है, ऐसे मुड़ी, इसको बोलते हैं शार्प टर्न, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना।
आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया, ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, छोटी सीढ़ियां लेकर मैं थोड़ा नीचे गया, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पे पहुंच गया। आगे, फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट इट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, एक पल के लिए तो मुझे लगा नहीं यार मैं दूसरी तल पे वापस आ गया हूँ, कोई कहीं नहीं है। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन बाद में मैंने देखा वहां पे तो कमरे छोटे थे, ये दिक्कत हो गई। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहां पे जो टिकट विंडो थी वो भी कम थी, अभी तो मॉडर्न जमाने में तो बहुत ज्यादा होती है, लोग ज्यादा सफर करते हैं, ज्यादा टिकट बिकती है। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन गेट भी छोटे थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड, और बात करें इंफॉर्मेशन जो सेंटर था जहां से पूछताछ खिड़की बोलते हैं वो लकड़ी की बनी थी जो सेंटर में था। एंड बात करें सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने जमाने का लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ रोर ए ग्रीन आई सेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और वो आदमी जो वहां पे बैठा था अंदर वो क्या पहने हुए था, एक पुराने जमाने की आई सेड होती है आंखों को बचाने वाली जो होती है ना आई सेड, और इसके अलावा वो बूथ में पहना था ग्रीन आई सेड पहना हुआ था, इसके अलावा ब्लैक स्लीव और लंबी प्रोटेक्टर, यानी जो अपने पास कहते हैं ना लंबी बाजू का शर्ट है वो पहना हुआ था। इसके बाद आगे देखते हैं। द लाइट वर्स डिम, और जो लाइट थी वहां पे वो डिम थी भाई, मध्यम थी, कम थी, चमक कम रही थी। सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का मतलब होता है अपने पास से बंद होना जलना, बंद होना जलना। फ्लिकरिंग का मतलब होता है चस-बुत ना रहे, पहले जल रही है उसके बाद बुझ रही है, जल रही है बुझ रही है, वो होता फ्लिकरिंग। देन आई सा वाई, बाद मैंने देखा ऐसा क्यों। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट थी। आप लोग गैस लाइट नहीं जानते होंगे, अपने दादाजी को पूछना रहे। इसके बाद में बात करें, देयर वर ब्रास स्पीटून्स, ब्रास स्पीटून्स का मतलब होता है अपने पास पीतल वगैरह तांबे वगैरह के स्पीटून्स, स्पीटून्स होता है जिसमें लोग आते जाते थूकते रहते हैं, स्पीटून्स थूकदान जिसको अपन कहते हैं। ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आईज, और उसके बाद स्टेशन के पार एक रोशनी ने मेरी आंखें पकड़ी, इसका मतलब मेरा ध्यान उस तरफ गया। A man was pulling a gold watch from his vest pocket, एक आदमी अपनी पॉकेट से गोल्डन वॉच बाहर निकाल रहा था। गोल्ड वॉच, घड़ी, सोने सुनहरी घड़ी जिसको अपन कहते हैं, वो बाहर निकाला भाई। He snapped open the cover, और उसने अपने पास ओपन किया भाई, पहले घड़ी है ना बंद होने वाली आती थी जिसको अपन ऐसे खोल के समय देखते थे, ऐसा किया उसने। Glanced at his watch, उसने अपनी घड़ी पे देखा, एंड frowned, और अपनी त्योरियां चढ़ाई, गुस्सा हो रहा था वो, क्यों जल्दी हो रही होगी कहीं। ही रोर ए डार्बी हैट, एक डार्बी हैट पहने हुए था भाई। डार्बी मतलब वो जो अपने मतलब वो तिकोनी सी जिसको नहीं कहते हैं क्या, इस तरीके से अपनी एक टोपी होती है वो डार्बी हैट मैं बता देता हूँ। ए ब्लैक 4 बटन सूट, और उसने अपने पास 4 बटन सूट पे ही पहना हुआ था। विथ टाइनी लेपल्स, और उसने अपने पास से क्या है कि टाइनी लेपल्स का मतलब होता है कॉलर के नीचे छोटा कपड़ा जो लगा होता है उसको टाइनी लेपल्स कहते हैं, वो पहने हुए था। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंड लेबर मस्टेस, और उसके बाद में बात करें तो उसकी जो बड़ी मुच्छे थी भाई, सुनहरी सुंदर मुच्छे थी। हैंड लेबर का मतलब होता है अपने पास सुंदर है जिसको अपन घुमा सकते हैं मुच्छों को, ऐसी मुच्छे थी। देन आई लुक्ड राउंड, और उसके बाद में मैंने चारों तरफ देखा भाई ऐसा कैसे हो रहा है। उसके बाद में देखो बात करते हैं, उसके बाद में जब उसने ये देखा कि आखिर चल क्या रहा है, लुक राउंड एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। फिर मैंने गौर किया यार ये तो अपने पास 1800 के आसपास की 1890 के आसपास की कुछ ड्रेस वगैरह पहने हैं, पुराने ज़माने की पहने हुए, 1890 में पहुंच गया फिर तो वो। एंड आई नेवर सा सो, और मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद ही बात करते हैं, देखो नेवर सा माई बियर्ड्स मैनी बियर्ड्स, इतनी बियर्ड यानी इतनी दाढ़ी है मैंने पहले कभी नहीं देखी भाई, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वाले पहले कभी नहीं देखे मैंने। साइड बर्न्स एंड द फैंसी मस्टेसेज इन माई लाइफ, यानी साइड बर्न्स का मतलब होता है अपने पास साइड में ऐसे कॉलर बाल बढ़ाकर, ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखा मेरी ज़िंदगी में। ए वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, अब ट्रेन गेट से एक महिला की एंट्री होती है, प्रवेश होता है। शी रोर ए ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ द हाई बटन शूज, यानी कहने का मतलब वो जो महिला आई थी उसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स, मटन स्लीव्स का मतलब होता है ऐसे अपने पास यहाँ पे जो घुमावदार जिसको अपन कहते हैं, जो फुली हुई जिसको अपन कहते हैं। और उसके बाद में उसने हाई बटन शूज, हाई बटन शूज का मतलब होता है अपने घुटनों तक शूज आते थे, बटन से बंद होते थे, वैसे शूज उसने पहने हुए थे। बैक ऑफ हर, उसके पीछे आउट ऑफ द ट्रैक उसके पीछे ट्रेन के पीछे पटरियों पे मैंने देखा। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द लोकोमोटिव,
और मैंने देखा वहाँ पे मेरी नज़र वो लोकोमोटिव पर गई, एक इंजन के पर गई, एक जो पुराने ज़माने की ट्रेन है उसका इंजन उस पर गई। लोकोमोटिव का मतलब होता है ट्रेन ही होती है, उस पर गया। अ वेरी स्मॉल कोरियर आइव्स लोकोमोटिव, और ये कोरियर आइव्स लोकोमोटिव थी भाई, ये ट्रेन का नाम है। विथ द फनल शेप्ड स्टैक, और बिल्कुल अपने पास जिस प्रकार से आकार प्रकार पुराने ज़माने का होता है ना उस प्रकार से था भाई। एंड देन आई न्यू, फिर मैं जान गया भाई, फिर मैं क्या जान गया रहा अपना ऑथर जान गया, टू मेक श्योर, ये विश्वास करने के लिए, आई वॉकड ओवर द न्यूज़ बॉय, मैं सीधा अपने पास वहाँ पे टहल कर गया। एक न्यूज़ बॉय कौन होता है? अखबार बेचने वाला होता है, उसके पास गया। एंड ग्लेंस्ड एट द स्टेक ऑफ द पेपर्स एट हिज फीट, और मैंने उसके कदमों में जो अखबार का ढेर लगा था उस पर मैंने देखा भाई। इट वॉज द वर्ल्ड, और ये कौन सा अखबार था? द वर्ल्ड अखबार था भाई। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और अपने पास ये जो अखबार था ये कई वर्षों से प्रकाशित ही नहीं हुआ है, तो फिर कहाँ से आ गया? द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो मुख्य स्टोरी थी, ये नाम याद रखना भाई, एक पहले राष्ट्रपति आए थे जिनका नाम मैंने बताया था, एक दूसरे राष्ट्रपति आए जो कि राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में बता रही थी, मुख्य जो सूचना थी, यानी ये जो अपने पास है सूचना ये क्लीवलैंड के बारे में बता रही थी। हेडिंग, आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, और मैंने जब फ्रंट पेज को देखा ढंग से, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और मैंने इसको पब्लिक लाइब्रेरी में भी देखा भाई। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और ये अपने पास अखबार कब का छपा था? ये छपा हुआ था 11 जून 1894 का। तो मैंने बता दिया भाई ये पुराने ज़माने में पहुंच गया, ये तो इसका मतलब ये हो सकता है क्या? तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो बाकी की बात करते हैं, अपन तो पढ़ेंगे ना, पढ़ना तो है, पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या रहे, पढ़ना तो है ज़िंदगी में। आगे क्या है देखो, उसके बाद में आई टर्न टुवर्ड दैट टिकट विंडो, फिर मैं वहाँ से भाई क्या कहाँ गया? टिकट खिड़की की तरफ गया भाई, टिकट विंडो के पास पहुँचा। नोविंग दैट हियर, ये जानकर वहाँ पर, ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ये जानने के लिए मैं कहाँ गया? टिकट खिड़की के पास गया। आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, और मैं वहाँ पर 2 टिकट खरीद सकता था जिससे मैं और लुइसा यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पर भी जा सकते थे, ये बता रहा है वो। इन द ईयर 1894, कब? 1894 में, यानी 1894 में आज के रुपए की वैल्यू ज़्यादा होती थी उस समय, कि उस समय तो अपने पास 10 रुपये में ही आ जाता था, लेकिन वो पुराने ज़माने के नोट थे भाई। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, मैं वहाँ पे अपने पास गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जानना चाहता था, वहाँ की 2 टिकट लेना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम वहाँ कभी गए हो यहाँ पर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये बहुत ही शानदार कस्बा है भाई, शहर है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, यानी बड़े घरों, अपने बड़े जो फ्रेम है वो घर है वहाँ पे। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन है वहाँ पे। ट्रेमेंडस ट्रीज, विशाल का पेड़ है वहाँ पे। हुज ब्रांचेज मीट ओवर सेड, जो कि आपस में जो शाखाएं वो मिली हुई है इस तरीके से है ना ऊपर जाकर। एंड रूफ द स्ट्रीट, और जो गली है उस पर एक छत का काम करती है उन पेड़ों की शाखाएं। इसके बाद एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और बात करें अगर 1894 में तो समर की जो संध्या होती थी वो लंबी होती थी, दुगुनी बड़ी होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग थे वो अपने लॉन में बैठा करते थे, बातें करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, और जो लोग थे वहाँ पे आदमी थे वो सिगार पीते थे और बिल्कुल शांति से बात करते थे। टॉकिंग क्वाइटली मतलब बिल्कुल शांति से बात करते थे। द वीमेन वेविंग पाम लीफ फेंस, और महिलाएं अपने पास जो ये वृक्ष होता है, पाम वृक्ष होता है, उसकी पत्तियों से बना, जिसको अपन कहते हैं पत्ती फेंस, पंखे जिनको कहते हैं, हाथ पंखा जिनको कहते हैं, वो हिलाते थे। विथ द फायरफ्लाइज, फायरफ्लाइज का मतलब जो मधुमक्खी होते हैं ऑल अराउंड, वो चारों तरफ मधुमक्खियाँ उड़ती है। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, बिल्कुल शांति भरा हुआ दुनिया थी उस समय। टू बी बैक देयर विथ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अगर बात करूँ तो यहाँ से अभी भी पहले विश्व युद्ध को होने में 20 साल बाकी हैं। तो 1894 से इसका मतलब अपने पास 1914 में अपने पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अगर दूसरे विश्व की बात करें विश्व युद्ध की, तो उसके अभी 40 ईयर्स बाकी हैं इन द फ्यूचर, और उसके 40 साल बाकी हैं, अभी बाद में होगा, मैं जहाँ पहुँचा हूँ उसके बाद में। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और मुझे उनके लिए 2 टिकटें चाहिए थी, ये 2 टिकट खरीदने जाता है भाई। अब देखो बात करते हैं, आगे बात करें तो कहाँ पे है, हाँ क्या कह रहा है? द क्लर्क फिगर्ड द फेयर,
यहीं पे गया, हाँ सर देखते हैं अभी, हाँ 2 टिकट चाहिए थी ना उसको, इसके बाद देखो बात करते हैं। द क्लर्क फिगर द फेयर, क्लर्क ने वो किराया देखा भाई, जांचा। ही ग्लेंस एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने मेरे फैंसी हेडबैंड जो अपनी टोपी पे बांधा हुआ था उसकी तरफ देखता है। बट ही फिगर द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, उसने किराया जांच करा और मेरे पास इतने थे कि मेरे पास 2 कोच टिकट आ सकती थी, 1 वे, एक तरफ की। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, और जब मैंने अपने पास पैसे गिने और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, जो क्लर्क था वहां पे बैठा वो मेरे तरफ देख रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने बिल की तरफ गर्दन हिलाई ऐसे, बिल मतलब पैसों की तरफ। दैट्स आंट मनी, उसने कहा ये पैसे नहीं है मिस्टर, ही सेड, उसने कहा एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो। एंड ही ग्लेंस्ड एट द केस ड्रावर बिसाइड हिम, और उसने बाद केस ड्रावर को निकाल के देखा, उसमें पैसे देखे। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, बिल्कुल जब पुराने, उसने जब निकाल के देखा तो उसमें पुराने जमाने के पैसे थे, रुपए थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउडेज, बिल्कुल अपने पास हाफ अगेन मतलब दुगुने बड़े, जो आजकल यूज करते हैं वो आधे थे भाई। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग दिख रहे थे। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं वहां से मुड़ा और तेज गति से भागा। देयर नथिंग नाइस अबाउट जेल, क्योंकि वहां पर जेल जाने में कोई अच्छा ही नहीं है, और वो भी कब है 1894 में। अरे कहने का मतलब अगर आप लोग अपने पास 1901 में पहुंच जाओ और वहां पे आप आपको पुलिस पकड़ ले तो क्या होगा फिर, तो जेल थोड़ी ना जाओगे। तो वो वहां से भागा भाई, भागा तो उसके बाद कहाँ पहुंचता है ये देखो, हाँ आगे बात करें। एंड दैट वाज दैट, और बस यही थी वही घटना जो कहानी बताई थी। आई लेफ्ट द सेम वे केम आई सपोज, मैंने वो सेम रास्ते से वापस आया जैसा कि मैंने जिससे मैं गया था, आई सपोज मैं मानता हूँ। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच ओवर, और अगले दिन लंच के समय, आई ड्रू $300, मैंने $300 निकाले आउट ऑफ द बैंक से, नियरली ऑल वी हैड, यानी मेरे पास यही $300 थे, मैंने वो $300 निकाल लिए। ऑल बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और उससे मैंने क्या खरीदा, पुराने ज़माने की करेंसी खरीदी, और इससे मेरा साइकेट्रिस्ट दोस्त बड़ा ही कन्फ्यूजन, थोड़ा सा चिंतित हुआ। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आप पुराने ज़माने के जो पैसे हैं वो किसी भी डीलर से खरीद सकते हो, मिल जाते हैं पुराने ज़माने के। बट यू हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन आपको प्रीमियम में देना पड़ता है, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। माई $300 बॉट लेस देन 200, मेरे $300 से $200 से भी कम आए भाई मेरे पास। एंड इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुराने जमाने के बिल में। बट आई डिडेंट किया, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स वर 13 सेंट्स इन ए डजन इन 1894, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई 200 में आए तो, क्योंकि 1894 में अंडों की जो कीमत थी वो 1 दर्जन आती थी, किसमें 13 सेंट्स, 13 सेंट का मतलब 13 पैसे, एक्स वर 13 सेंट्स ए डजन, 1 दर्जन जो अंडे थे उनकी कीमत 13 सेंट्स हुआ करती थी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रहे। कहने मतलब आप सुना हो नहीं, हमारे ज़माना में दादाजी की ओर, हमारे ज़माना में तो 100 रुपये में बोरी आ जाती, आज 3000 की ओर रखी है, तो फिर बट क्या, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। हाँ, फिर वो कहता है कि मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे वो तीसरा तल वापस कभी नहीं मिला। अब आगे की बात करें तो क्या होता है, देखो आगे। लुइसा वाज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, और लुइसा भी बड़ी चिंतित हुई जब मैं, लुइसा कौन, उसकी पत्नी, हाँ वो चिंतित हुई जब मैंने उसके बारे में बताया। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनीमोर, और उन्होंने कहा, उसने ये कहा कि मुझे अब वापस और नहीं तलाश करनी है 3rd लेवल को। एंड आफ्टर वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद मैंने इसको रोक दिया भाई, मैं नहीं खोज रहा था, बाद में मैंने बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, मैं अपने स्टाम्प्स के पास वापस गया, स्टाम्प देख रहा था, डाक टिकट। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन अब हम दोनों, हम कौन, पत्नी और ये, हम दोनों प्रत्येक सप्ताह ढूंढते हैं। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर, लेकिन अब हमारे पास सबूत है कि वहां पर तीसरा तल है। माई फ्रेंड सेम वेनर, मेरा दोस्त सेम वेनर डिसअपियर्ड है, मेरा दोस्त था सेम वेनर, वो गायब हो गया भाई, गायब हो गया तो क्या करें। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's city boy, कोई नहीं जानता वो कहाँ था भाई,
लेकिन मैं जानता था कि सेम है, वो सेम सा सिटी बॉय सेम है, एक सिटी बॉय था भाई। सिटी बॉय जो घूमने भ्रमण करने वाला व्यक्ति था, यानी घूमने में आनंद लेने वाला व्यक्ति लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसको हमेशा बताया करता था, प्राय बात करते थे तो गेल्सबर्ग के बारे में बात होती थी, है ना। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल में जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो मुझसे कहता था कि मुझे उस स्थान की आवाज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। एंड दैट्स वेयर ही इज, और ये वहीं पर है। ऑल राइट इन 1894, वो वहीं पर है 1894 में। इसका मतलब उसके दोस्त ने, सैम वेनर कौन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखो बिकॉज, हाँ, बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात्रि, फसिंग विथ माई स्टाम्प्स कलेक्शन, एक रात्रि क्या हुआ था कि मैं जो अपनी स्टाम्प यानी डाक टिकट इकट्ठी करता हूँ ना, उसके साथ फसिंग करने का मतलब उथल पुथल कर रहा था। आई फाउंड वेल, मुझे मिला भाई। डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज। अब देखो मैंने एक बात बताई थी शुरू में, फर्स्ट डे कवर क्या होता है, वो ये है, व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इश्यूड, जब कोई नया डाक टिकट जारी होता है। स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो स्टाम्प इकट्ठा करने वाले कुछ इकट्ठा कर लेते हैं भाई, खरीद लेते हैं। सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, और जब वो डाक टिकट बेचा जाता है तो क्या होता है, जो खरीदने वाले होते हैं वो उसको लेते हैं, लिफाफे पे चिपकाते हैं और वो अपने आप को ही भेज देते हैं, वो होता है। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स दैट डेट, और पोस्ट मार्क जो उस पर लगाई जाती है, मोहर लगाई जाती है, उसमें डेट का पता चलता है। द एनवेलप्स इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और जो एनवेलप का मतलब वो लिफाफा फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपन, उनको कभी नहीं खोला जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि आप उसमें क्या रखते हो, खाली पेपर रखते हो, क्योंकि अपने आप को ही तो भेजना है, तो खाली पेपर रख के उसको बंद करके अपने आप को मेल कर देते हो अपने स्थान, अपने एड्रेस पे। हाँ, दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, और उस रात्रि मेरा जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट कवर था यानी फर्स्ट डे कवर था, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, मुझे लगा ये एक वहाँ पे नहीं होना चाहिए था भाई, ये कहाँ से आया है। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ पे था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन द गेल्सबर्ग, क्योंकि ये वहाँ पर था क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी को पुराने ज़माने में गेल्सबर्ग में उनके घर के एड्रेस पे भेजा था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, जैसा कि लिफाफे पे एड्रेस पे लिखा था ये यही कहता है। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, ध्यान में रखना डेट दो आई है, एक तो अपने पास उस अखबार की दिनांक और एक ये दिनांक 18 जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, हाँ जो पोस्ट मार्क थी वो ये तारीख बता रही थी, लेकिन मुझे अभी भी कैसे भी याद नहीं आ रहा था भाई, मैं बता ही नहीं सकता। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, कुछ भी नहीं याद आया भाई मुझे। द स्टाम्प वाज 6 सेंट, और जो स्टाम्प डाक टिकट था वो 6 पैसे का था, 6 सेंट का मान के चलो। डल ब्राउन, थोड़ा हल्का भूरा, विथ अ पिक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट गारफील्ड, और ये डाक टिकट पे किसकी फोटो है भाई, प्रेसिडेंट गारफील्ड की। 3 राष्ट्रपतियों के नाम आ गए हैं, रूजवेल्ट आ गया, क्लीवलैंड आ गया है और गारफील्ड आ गया है। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द न्यू एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, और जब दादाजी के पास ये पहुंची, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, और वो सीधे उसके दादाजी के कलेक्शन में चली गई। एंड स्टेड देयर, और वो वहीं पे रुक गई। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और जब तक कि मैंने इसको देखा नहीं, उसको खोला नहीं। अब क्या होगा भाई, उसका दोस्त वहां से गया और लेटर आ गया। अब देखो क्या है, द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, जो कागज था ना उसके अंदर वो खाली नहीं था, उस पर लिखा था, क्या लिखा था देखो, 941 विलार्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1894, पत्र पे है चार्ली। ये चार्ली कौन है, अपने ऑथर का नाम आ गया तो चार्ली को लिखा। किसने लिखा, आई गोट ए टू विशिंग दैट यू वर राइट, हाँ वो कह रहा है कि मैं इच्छा करता हूँ कि तुम सही थे। देन आई गोट टू बिलीविंग यू वर राइट, अब मुझे विश्वास हुआ कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, चार्ली ये सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा तल मिल गया। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पे 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और अब डाउन द स्ट्रीट ऑफ द डेलीज समन, मैं अब डेलीज गली के सामने हूँ। समवन इज प्लेइंग ए पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वो सारे अपने पोर्च के सामने आकर गा रहे हैं। सिंग नेले होम, ये नाम याद रखना भाई गाने का, वो ये गाना गा रहे हैं।
एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर द लेमनेड, और मुझे नींबू पानी के लिए इन्वाइट किया गया है। कम ऑन बैक, तुम वापस आओ चार्ली एंड लुइसा, दोनों वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और उस समय तक खोजते रहो जब तक कि थर्ड लेवल नहीं मिल जाता है। इट वर्थ इट, बिलीव मी, ये बहुत ही बढ़िया है, मेरा विश्वास करो। तो ये लेटर चार्ली को उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने भेजा है। कोई पूछे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? सैम वेनर है। मैंने प्रश्नों में भी तैयार किया है, ध्यान से सुनना। अब जब उसको ये पता चल गया तो फिर वो क्या करते हैं, अपने पास दोनों खोजते रहते हैं। द नोट इज साइन सेम, और ये साइन किसके थे? नहीं किए थे। आगे, एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, अब क्या करता है, स्टाम्प और कॉइन स्टोर पे मैं जाता हूँ। आई फाउंड आउट दैट द सेम बोट $800 वर्थ ऑफ द ओल्ड स्टाइल करेंसी, फिर मैंने देखा कि मैं उस स्टोर पे गया जहाँ से कॉइन से पुराने ज़माने की करेंसी खरीदते हैं, तो मैंने पता किया कि सेम ने $800 के पुराने ज़माने की करेंसी खरीदी है। That ought to set him up in the nice little है, और वो वहाँ पे अपने पास छोटी घास का जो खेती वगैरह है वो कर सकता था वहाँ पर। फीड एंड ग्रेन बिजनेस, वहाँ पे अनाज का और उसका क्या कर सकता था, बिजनेस कर सकता था। वो इतने पैसे थे, डॉलर थे भाई। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, और वो इसके बारे में कहता था वो हमेशा ऐसा करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपने पुराने व्यवसाय में जा नहीं सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और गेल्सबर्ग इलिनॉइस में तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस में। वाई सेम वाज माई साइकेट्रिस्ट, सेम मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। इसका मतलब वो जो साइकेट्रिस्ट था वही अपने पास पुराने ज़माने में पहुंच गया। इसको कहते हैं टाइमिंग ट्रेवलिंग, टाइम ट्रेवलिंग जिसको अपन कहते हैं कि समय में भी यात्रा होती है क्या, तो ये बस इसी पे बताया गया है। लेकिन ये वैसा नहीं है, ये केवल अपने पास जो आधुनिक युग में अपने पास चिंता है, युद्ध है, डर है, इनसे बचने की, इनसिक्योरिटी, इनसे बचने का एक साधन है जिसमें वो दोनों बचे हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये तो कंप्लीट पढ़ लिया। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में, और अपने किसके बारे में बात करेंगे, अपने जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उसके बारे में अपन बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड लेवल के क्वेश्चंस जो इस बुक में है, और उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस सभी के बारे में समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो रे। तो पहला प्रश्न क्या है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, थर्ड लेवल किसको इंगित करता है, किसके बारे में है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है भाई। द थर्ड लेवल रिफर्स टू एन एडिशनल फ्लोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओरिजिनली डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड लेवल है वो अपने पास ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में बात करता है, तीसरे फ्लोर के बारे में बात करता है, जो ओरिजिनली डज नॉट एग्जिस्ट, जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। द थर्ड लेवल इज a medium of escape through which man yearns to away from life's harsh realities। harsh realities का मतलब होता है जो कठोर अनुभव है उनसे बचने के लिए ऐसे अपने पास कल्पनाएं करता है इंसान। चार्ली वाज हेलुसिनेटिंग while going home when he reached the third level। चार्ली है वो सब अपने पास जागती आंखों से सपनों में खो जाता है जब वो अपने घर जा रहा होता है। हेलुसिनेटिंग का मतलब होता है जागती आंखों से सपना देखना। Would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg or himself or for himself and his wife? क्या अपनी पत्नी के लिए खरीदने के लिए वापस गया भाई? वो नहीं गया। No, Charlie never went looking back for the third level that could take him and his wife to Galesburg because he wanted to go back to the past। देखो उसे वो रास्ता नहीं मिला क्योंकि वो वहाँ पे नहीं गया क्योंकि वो पीछे जाना चाहता था लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। He wanted to go back to the world that has not seen two of its deadliest wars that changed everything। और वो उस दुनिया में जाना चाहता था जिसने अपनी सबसे उस दुनिया में जाना चाहता था जिसने अभी तक अपनी वो दो भयानक युद्ध है वो नहीं देखे थे। ये अपने पास हो जाता है इसके स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? वाई? ये प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस ध्यान में रखना है। मीडियम ऑफ एस्केप आ जाए प्रश्न में, मीडियम ऑफ एस्केप आ जाए तो 100% आपको यही आंसर करना है। क्या है? यस आई थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ बिल्कुल, अपने पास एक बचने का साधन था, माध्यम था चार्ली के लिए। लाइफ इन मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरीज एंड स्ट्रेस।
जो आधुनिक अपने पास क्या दुनिया वो भरी पड़ी है असुरक्षा से, डर से, युद्ध से, चिंताओं से, तनाव से। इस कारण से मैन हैज़ टू कन्फ्रंट देम ऑल द टाइम्स, लोगों को इनका सामना करना पड़ता है हर समय। द हार्श रियलिटीज ऑफ द लाइफ मेक लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट एंड इवन अनबियरेबल, और जो जीवन है वो बिल्कुल ही अपने पास असुहावना और सहने योग्य नहीं बनाता है, असहने योग्य जिसको अपन सह नहीं सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू टेक द बर्डन अवे फ्रॉम हिज शोल्डर्स, इसलिए अपने कंधों से वजन उठाने के लिए, उतारने के लिए, एंड हीप ए साई ऑफ रिलीफ, और एक आराम का सांस लेने के, आराम महसूस करने के लिए चार्ली रिसोर्टेड द एस्केपिंग रियलिटी, और वो अपने पास क्या है वास्तविकता से बचने के लिए, ऑल्दो अनइंटेंशनली, बिल्कुल न चाहते हुए भी, कोई इरादा नहीं है लेकिन न चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सेम्स लेटर टू चार्ली, चार्ली के सेम के लेटर जो कि चार्ली को लिखा था उससे आपको क्या पता चलता है, क्या सूचना लेते हो भाई। देखो द वे चार्ली डिस्कवर्ड सेम्स लेटर वाज रादर पेक्यूलियर, हाँ भाई जिस तरीके से चार्ली को वो पत्र मिला सेम का वो थोड़ा अजीब था भाई। इट वॉज वन ऑफ दोज फर्स्ट डे कवर्स पीपल यूज टू मेल टू देमसेल्व्स बैक इन टाइम विथ ए ब्लैंक पेज इनसाइड, ये उस समय था जब लोग स्टाम्प टिकट खरीद के जो फर्स्ट डे कवर है वो अपने आप को भेजा करते थे ब्लैंक पेपर डाल करके। सो टू बिगिन विथ द कवर हैड ए लेटर इन इट, लेकिन उसमें अगर बात करें तो ऐसा ही था, लेकिन उसमें एक पत्र था, एंड नॉट ए ब्लैंक पेज इन इट, वो खाली नहीं था। सेकेंडली द लेटर डेट्स बैक टू 18 July 1894 when Sam, the writer of the letter, didn't exist because both Sam and Charlie exist in the present time, और ये लेटर उस समय का था जब अपने पास क्या है सेम और चार्ली जो थे वो उपस्थिति नहीं थे क्योंकि ये तो आधुनिक युग के। दस इट साउंड्स टू कंक्लूड दैट इट वाज जस्ट ए प्रोडक्ट ऑफ द चार्लीज इमेजिनेशन, इसलिए पता चलता है कि चार्ली की इमेजिनेशन है भाई। नेक्स्ट आता है द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस, यानी कहने का मतलब आधुनिक दुनिया है वो इनसे भरी पड़ी है, जिसमें असुरक्षा है, डर है, युद्ध है, चिंता है, स्ट्रेस है, तनाव है। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, हमारे पास ऐसे कौन से प्रयत्न करते हैं जिनसे कि हम चाहते हैं कि भाई हाँ हम उनसे ऊपर उठ जाएं, भाई इनसे बच जाएं, इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं। तो देखो one cannot count the fingers the negative aspects the modern lifestyle has to offer, यानी कहने का मतलब है आधुनिक युग में इतने अपने पास पहलू हैं, निगेटिव पहलू हैं जो कि असंख्य है, जिनको कोई गिन नहीं सकता उंगलियों पे, इतने हैं। देयर इज स्ट्रेस, तनाव है, प्रेशर, दबाव है, फियर, डर है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, एंड वरी, चिंता है। इन ऑर्डर टू रिलीव योर सेल्फ ऑफ ऑल दीज मिजरीज, इन सभी कष्टों से बचने के लिए वन कैन इंडल्ज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो इनसे बचने के लिए समय समय पे अपन क्या करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, क्रिएटिव निर्माण कर लेते हैं एक्टिविटीज, गतिविधियों का। मेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ एंड, यानी मेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए समय बनाते हैं। एंड व्हाट यू लव विदाउट वरिंग अबाउट ए प्रोडक्टिव ओवरकम इज crucial thing many people tend to ignore in the hustle and bustle of daily life, यानी वो आदमी वो बातें बनाते हैं जो कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम क्या है भूल जाते हैं अपने बारे में करने के लिए। सेकेंडली वन कैन रीड ए गुड बुक, एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। इवन मेडिटेट, मेडिटेट का मतलब होता है एकाग्रता, जिसको अपन योगा कहते हैं। लॉन्ग वॉक इन द लैप ऑफ द नेचर आर नॉट टू बी अंडरएस्टिमेटेड बिकॉज नेचर हैज़ इट्स ओवन हीलिंग पावर, प्रकृति को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि प्रकृति के पास खुद को ठीक करने की क्या है क्षमता होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त ए शॉर्ट वीकेंड गेटवे, और एक छोटा सा अपने पास गेटवे, वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह के अंत में गेटवे, मूवी टू नाइट विथ फ्रेंड्स और इवन अलोन एट द होम कैन बी डन इन ऑर्डर टू डिसोसिएट वन सेल्फ फ्रॉम द रूटीन, यानी कहने का मतलब अपने दोस्तों के साथ मूवी वगैरह देखकर हम अपने इन चिंताओं से मुक्त पा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम छुटकारा पा सकते हैं। अब बात करते हैं देखो एडिशनल क्वेश्चंस के बारे में। एडिशनल क्वेश्चन भी अच्छे हैं इस चैप्टर के। व्हाट डिड चार्ली फाइंड एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे चार्ली को क्या मिला भाई। एट द थर्ड लेवल चार्ली सा द पीपल वियरिंग ओल्ड फैशन्ड ड्रेस, यानी पुराने जमाने की ड्रेस पहने थे। एंड ओल्ड लोकोमोटिव देखा था, न्यूज़पेपर डेटेड जून 11 1894 देखा था, ब्रास स्पिटून्स देखा था, फ्लिकरिंग गैस, सेम लाइट्स एंड मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू द एरा, दैट एरा का मतलब उस युग से, तो ये अपने पास उसने वहाँ पे देखा था।
बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग व्हाट डज दिस रिफर्स टू एक्सप्लेन। अब हम दोनों देखते हैं, हम खोज रहे हैं तो ये किसको इंगित करता है, क्या बताता है, तो एक्सप्लेन करें तो देखो, द अबव मेंशन्ड वर्ड्स वर सेड बाय चार्ली एज ही एंड हिज वाइफ लुइसा both every weekend started to search for the third level because they had the proof that Charlie's friend Sam had disappeared। अब भाई बात करें तो अब ये बात वो बताता है कि लुइस जो चार्ली और लुइसा है वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं थर्ड लेवल की, क्योंकि उनके पास से प्रूफ है सेम जो कि गायब हो गया था। सो बोथ चार्ली एंड लुइसा वर लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, इसलिए चार्ली और लुइसा अपने थर्ड तल के लिए खोज कर रहे हैं। नेक्स्ट, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप एक्सप्लेन, मैंने निश्चित कदम लिए हैं, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करें। नो बडी बिलीव इन चार्लीज स्टेटमेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल, यानी कहने का मतलब है चार्ली का जो स्टेटमेंट है अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल, ये कोई विश्वास नहीं करता इस पे। हिज वाइफ वॉज अलार्म्ड एंड ब्रॉट हिम टू द साइकेट्रिस्ट, और उसकी पत्नी चिंता करती है और वो उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके आती है, मनोचिकित्सक के पास। चार्ली हिमसेल्फ नीडेड टू मीट द साइकेट्रिस्ट, चार्ली खुद मिलना चाहता था। इट वॉज एन ऑब्वियस स्टेप, यही उसके ऑब्वियस स्टेप थे, वे कदम थे। वाई डिड सेम राइट द लेटर टू चार्ली, सेम ने चार्ली को लेटर क्यों लिखा, बात करते हैं। देखो, सेम रोट टू चार्ली टू कंफर्म दैट द थर्ड लेवल वॉज रियल, सेम ने लिखा क्योंकि वो बताना चाहता था कि थर्ड लेवल है वो वास्तव में एग्जिस्ट करती है। इन्फॉर्मिंग हिम दैट ही हैड सक्सेसफुली ट्रेवल्ड टू 1894, वो ये बताता है, सूचना देता है सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, कि उसने 1894 में अपने पास यात्रा कर ली है। एंड टू इंक्रीज चार्ली एंड हिज वाइफ टू आल्सो लुक फॉर द थर्ड लेवल टू जॉइन हिम इन द पीसफुल टाउन ऑफ द गेल्सबर्ग, और वो चार्ली से कहता है और उसकी पत्नी के लिए भी कहता है कि भाई आप दोनों खोजो ताकि मेरे साथ हो जाओ, गेल्सबर्ग में हम शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। द लेटर सर्व्स एज द पिवटल प्लॉट डिवाइस दैट ब्लर्स दैट द लाइन्स बिटवीन चार्लीज डिजायर, यानी कहने का मतलब ये थोड़ी सी जो धुंधली पड़ रही थी ना उसकी यादें, उसको वापस जिंदा कर देती है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका भी। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, वाई डिड चार्ली रिटर्न फ्रॉम द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल से वापस क्यों आ गया भाई चार्ली, तो देखो, हाँ, विथ द विंग्स ऑफ द इमेजिनेशन चार्ली रिटर्न टू कलेक्ट इनफ मनी टू बाय द टिकट्स टू गेल्सबर्ग डाउन फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ लुइसा, यानी वो वहाँ से इसलिए वापस आया क्योंकि वो ना अपने पास मनी लेने के लिए, पुराने ज़माने की करेंसी लेने के लिए आया था, ताकि वो अपने 2 टिकट खरीद सके गेल्सबर्ग के लिए, अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए। द क्लर्क डिड नॉट एक्सेप्ट द करेंसी विच चार्ली हैड, सो द वेंट बैक गेट टू द ओल्ड करेंसी, पुराने ज़माने की करेंसी खरीदने के लिए वापस आता है। व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड द लेटर ऑफ सेम का पत्र कैसे मिला उसको, तो देखो, वन नाइट वाइल फर्सिंग विथ द स्टाम्प कलेक्शन, यानी वो अपने स्टाम्प कलेक्शन को इधर उधर कर रहा था भाई। चार्ली फाउंड अमोंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, और चार्ली के जो पुराने ज़माने के ओल्ड फर्स्ट डे कवर थे, मैंने बता दिया भाई क्या है, उनमें उसको मिलता है द लेटर ऑफ सेम विथ ए 6 सेंट स्टाम्प, जिसपे 6 सेंट स्टाम्प लगा था, 6 सेंट पैसों का, टू गर्ल्स ग्रैंड जो कि दादाजी को भेजा था। इट हैड बीन इन हिज कलेक्शन, और ये उसके कलेक्शन में था भाई। बात करते देखो नेक्स्ट बात करें, डिस्क्राइब द गेल्सबर्ग इलिनॉइज, वर्णन करना है, हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है आपकी बात। गेल्सबर्ग इलिनॉइज इज डिपिक्टेड एट द पिक्चर्स पीसफुल एंड लेजरली टाउन इन 1894, यानी कहने का मतलब पिक्चर्स का मतलब होता है सौम्य, जिसको कहते हैं सुंदर, पीसफुल शांतिपूर्ण, एंड द लेजरली टाउन, लेजरली का मतलब तो आरामदायक जो शहर कस्बा है वो 1894 का हुआ करता था। विथ लार्ज ओल्ड हाउसेज, बड़े पुराने घरों के साथ, बिग लॉन्स, बड़े लॉन थे, एंड द न्यूमरस ट्रीज, और बड़े पेड़ थे, न्यूमरस का मतलब असंख्य पेड़ थे। इट रिप्रेजेंट्स एन आइडियलिक अनट्रबल्ड पास्ट, ये अपने पास एक आदर्शवादी बिना समस्या का पास्ट है वो इंगित करते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग विथ द फियर, जो कि अपने पास विरोधाभास है डर में और टेंशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स दैट द मेन कैरेक्टर्स चार्ली एक्सपीरियंसेस इन द प्रेजेंट डे, यानी आधुनिक युग में जो अपने पास क्या है ये पहलू, जो दुख दर्द हैं, जो घटनाएं हैं जो कि अपने पास वर्ल्ड वार के बाद में हुई थी, जिनको चार्ली सहन कर रहा है, उनके विरोध में थे भाई। चार्ली एक्सपीरियंसेस इन द प्रेजेंट द समर इवनिंग्स इन द आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ द गेल्सबर्ग वर लॉन्ग, ये बताया जाता है कि एक जो अपने समर थी, जो गर्मियाँ थी, उनकी जो शाम है वो लंबी हुआ करती है, गेल्सबर्ग में हुआ करती थी। एंड पीपल एंजॉयड
सिंपलर लाइफ, और लोग हैं वो एक साधारण जिंदगी जिया करते थे। सिटिंग ऑन देयर लॉन्स, वो अपने लॉन में बैठा करते थे। विथ मैन स्मोकिंग सिगार्स, लोग सिगार पीते थे, व्यक्ति सिगार पीते थे। महिलाएं फैनिंग, फैनिंग का मतलब पंखे से हवा करते थे। विथ पाम ट्री लीव्स, यानी पाम के जो पेड़ है उनकी पत्तियों से जो पंखा बनाकर हवा अपने आप को करती थी। यहाँ पे आपके क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं भाई। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और अब बात करते हैं अपने पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना बनती है इस चैप्टर से। मैंने सारे चैप्टर के जो बनने वाले क्वेश्चन है वो सारे बनाए हैं भाई, चिंता मत करो, हर चीज बता रखी है। हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल का लेखक कौन है? पहला ही पर्सन लेखक आपको ध्यान में रखना है। तो आपके पास शुरू में लिखा है चैप्टर के नीचे जैक फिनी, आपके पास लेखक कौन है? जैक फिनी है। हु वाज चार्लीज वाइफ, चार्ली की पत्नी कौन है भाई? यानी चार्ली की पत्नी, उसका नाम भी पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे लुइसा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुइसा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यानी जागते सपना पूर्ण करने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि आपके पास देखो ए प्लीजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट को भूलने के लिए एक अच्छी सुहावनी जो इच्छा होती है वो होती है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन, लेसन की थीम क्या है भाई? देखो ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ द स्केपिज्म ड्यू टू द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट की जो वास्तविक दुनिया है, कठोर दुनिया है, उससे बचने की क्या होती है अपने पास? बचने का जो तरीका वो अपने पास टेंडेंसी है, यही अपने पास इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में सेम कौन है भाई? तो सेम में उसका दोस्त है भाई, किसका? साइकेट्रिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली है, ये साइकेट्रिस्ट भी है और उसका दोस्त भी है चार्ली का। नेक्स्ट है व्हाई डिड चार्ली विजिट सेम, चार्ली सेम के पास क्यों गया? वो अपना देखो बात बताने के लिए गया। टू कंसल्ट हिम अबाउट हिज विजिट टू द थर्ड लेवल, बिल्कुल अपनी कंसल्ट करने के लिए गया था अपने तीसरे तल के बारे में। क्यों गया था? क्योंकि अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को बताता है कि मेरे साथ ऐसा घटना हुई है। नेक्स्ट है व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पे चार्ली ने क्या देखा? तो बताया, अभी प्रश्न भी पढ़ाया मैंने। फ्लिकरिंग गैस लाइट्स ये भी देखा, पीपल विथ फनी मस्टेसेस ये भी देखा है, ब्रास स्पिटून्स भी देखा था, मैन वेयरिंग ए 10 गैबरडाइन सूट विथ स्ट्रा ये भी देखा है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाई वाज लुइसा चार्लीज वाइफ वरीड, चार्ली की पत्नी लुइसा चिंतित थी, क्यों हुई भाई? तो देखो नोइंग द इंसिडेंट द थर्ड लेवल, तीसरे तल का घटना जानकर, फॉर नॉट गेटिंग टिकट्स ये नहीं है, गेल्सबर्ग के लिए टिकट मिलेगी नहीं, सी डिसलाइक सेम ये नहीं है, सेम वाज स्केरिंग हर दैट चार्ली वाज मेड ये आ जाएगा इसके अंदर। सेम ने कहा था ना कि ये थोड़ा पागलपन सा है, तब उसको चिंता होती है। बात करते देखो नेक्स्ट है नरेटर वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ, किसके तीसरे तल के बारे में लेखक वो बात कर रहा है? तो मैंने बताया था आपको, याद रखना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ये है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में बात कर रहा है लेखक। Who was talking about the third level, तीसरे तल के बारे में कौन बात कर रहा है? चार्ली बात कर रहा है भाई, कौन? चार्ली बात कर रहा है। इसके बाद द थर्ड लेवल वाज, थर्ड लेवल क्या थी भाई? तो देखो ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन रियल वास्तविकता में रेलवे प्लेटफॉर्म था क्या? ए बस स्टैंड इन इमेजिनेशन, कल्पना में बस स्टैंड भी नहीं था, एन एयरपोर्ट भी नहीं था भाई, एन इमेजरी अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म था भैया, यानी कल्पनात्मक रेलवे जिसमें कल्पना करता है, अंडरग्राउंड है भैया, अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है। चार्ली गोट ए लेटर फ्रॉम, चार्ली को पत्र कहाँ से मिला भाई? उसके दोस्त से मिला था, ये रहा हिज फ्रेंड, उसके दोस्त ने तो लिखा था ना, क्या नाम था? सेम नाम था। देखो बात करते हैं नेक्स्ट व्हाट वाज द डेट ऑन द न्यूज़पेपर विच चार्ली सा एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में जो न्यूज़पेपर देखा था उस पर तारीख कितनी थी भाई? अगर तारीख की बात करें तो वो जो अखबार देखा था वो कौन सा देखा था? वो देखा था द वर्ल्ड अखबार देखा था उसने, और उस पर जो तारीख थी वो थी 11 जून 1894। क्या थी? 11 जून 1894 थी भाई। द लेटर विच चार्ली रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड सेम वाज डेटेड, और जो लेटर सेम ने भेजा था अपने दोस्त चार्ली को उस पर अपने पास क्या तारीख थी भाई? उस पर तारीख थी जुलाई 1894। ये दोनों तारीख आपको याद रखनी है, भूल मत जाना, कंफ्यूजन मत हो जाना भाई इसके बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट सेम वाज, सेम क्या था भाई? साइकेट्रिस्ट था, मनोचिकित्सक था, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। चार्ली वाज सफरिंग फ्रॉम, चार्ली किससे ग्रसित था भाई? तो निमोनिया से नहीं था, टाइफाइड से नहीं था, फीवर से नहीं था, तनाव से था, वो स्ट्रेस था उसको, ये हो जाएगा।
बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, द स्टाम्प हैड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट। अपने पास में बात हुई थी कि वो जब सेम ने उसको लेटर भेजा था तो उस पर एक डाक टिकट थी, डाक टिकट पे फोटो किसकी थी भाई, तो उस पर थी अपने पास गारफील्ड की। क्या किसकी थी, अपने जो राष्ट्रपति है, उसमें ध्यान में रखना आप लोग ना, चैप्टर में मैंने बताया भाई। अकॉर्डिंग टू सेम्स लेटर, सेम के लेटर के अनुसार द पीपल वर सिंगिंग द फॉलोइंग सॉन्ग, कौन सा गाना गा रहे थे वो लोग, वो मैंने बताया था सीइंग नेली होम, यही बताया था मैंने, अंडरलाइन भी करवाया था आप लोगों को। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है सेम वाज एट द थर्ड लेवल फोर, सेम तीसरे तल पे कितने दिनों से था ये पूछ रहा है। तो उस लेटर में एक भाषा लिखी हुई थी कि तुम भी जल्दी करो, मैं यहाँ पे दो सप्ताह से हूँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 वीक्स हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 2 वीक्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नरेटर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज, लेखक के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कितने तल हैं, तो 3 तल है भाई, 1 नहीं है 2 नहीं है, उसके अनुसार तो 3 है, क्योंकि वो तीसरे पे तो गया ही था, लोग मानते 2 है, ये होता है। द फ्रेंड ऑफ द नरेटर whom he talked was a, अपने पास वो दोस्त जिससे वो बात करता वो क्या था भाई, तो पर्सन को किसी भी तरीके से पूछ सकता है, वो साइकेट्रिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आता है ये, द स्टाम्प कलेक्शन ऑफ द नरेटर वाज ए, अपने पास ये कहने होता है जो अपने क्या है कि जो स्टाम्प कलेक्शन है वो क्या था उसकी, तो वो थी टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी टू फेस द रियलिटी, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपके पास यानी क्षणिक रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, थोड़े समय के लिए वास्तविकता से परे हटने के लिए भी। हु वाज लुइसा, लुइसा कौन है, इसके बारे में कैसे भी प्रश्न आ जाए, ये अपने पास किसकी पत्नी है, नरेटर्स वाइफ है, इसमें यहाँ पे नरेटर्स है, और अगर वहाँ पे आ जाए चार्लीज वाइफ है ना, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये समझा रहा हूँ मैं। What was lying on the floor, फ्लोर पे क्या पड़ा था भाई, तो ब्रास डस्टबिन नहीं, ब्रास डस्टबिन नहीं पड़े थे, ब्रास स्पिटून, हाँ बिल्कुल ये पड़े थे भाई, ब्रास स्पिटून का मतलब जिसमें थूकदान बोलते हैं वो पड़े थे। What was the title of the newspaper which Charlie found at the third level, थर्ड लेवल पे जो अखबार मिला था उसका टाइटल क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, द वर्ल्ड, क्या है, द वर्ल्ड है। बात करते हैं नेक्स्ट, ए मैन वाज पुलिंग ए वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, इट वाज वॉच, ए वॉल क्लॉक, ए रिस्ट वॉच, ए गोल्ड वॉच, ये गोल्ड वॉच थी भाई, सुनहरी घड़ी थी, सोने की घड़ी थी, मैंने बताया था शुरू में, ध्यान में हो तो आपको चैप्टर पढ़ाया था। द मनी इन द ड्रावर ऑफ द केस क्लर्क वाज ऑफ, यानी जो क्लर्क था उसने वो अपने ड्रावर देखा, उसमें पैसे थे, वो कैसे थे भाई, कॉइन्स ओनली, न्यूज नोट्स ऑन न्यू कॉइन्स ओनली, गोल्ड कॉइन्स एंड द नोट्स, ओल्ड स्टाइल बिल्स, ओल्ड स्टाइल बिल के थे भाई, यानी पुराने जमाने के बिल के जैसे थे भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड द नरेटर विड्रॉ फ्रॉम अ बैंक, अपने लेखक ने कितने पैसे निकाले थे, तो $300 निकाले थे, जो उसके पास इतने ही थे भाई, मैंने बताया था ना कि मेरे पास इतने पैसे थे तो मैंने निकाल लिए। नेक्स्ट है व्हाट डिड लुइसा वांट फॉर द नरेटर, नरेटर के लिए लुइसा क्या चाहती थी, नॉट टू सी द थर्ड लेवल एनीमोर, वो ये चाहती थी कि वो तीसरे तल को और ना खोजे, ये प्रश्न ध्यान से सुन लेना मेरी बातें भाई। हाँ बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आया तो व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, कहानी के लेखक का, यानी जो पात्र है लेखक का, कहानी जो है उस कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो उसका नाम चार्ली है, क्या है, चार्ली। कहानी का हीरो पूछ सकता है तो वो भी यही है, कहानी का पात्र कौन है तो वो भी यही है। द होम ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर इज, जो लेखक है उनके दादाजी का घर कहाँ है, वो गेल्सबर्ग में है भाई, कहाँ पे, गेल्सबर्ग में, याद रखना ये बात। नेक्स्ट है सेम बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी बाय पेइंग, यानी सेम ने कितने डॉलर के पुरानी करेंसी खरीदी थी, तो $800 की, वो अपने पास देखो दुकान पे जाता है, कॉइन्स वाले पे डीलर के पास जाता है, अपने पास कौन से चार्ली, और पता करता है सेम ने क्या खरीदा, तो $800 के पुराने करेंसी खरीदी थी। व्हेन डिड लुइसा एंड हर हस्बैंड सर्च फॉर थर्ड लेवल, कब तलाश करते हैं लुइसा और उसका पति, देखो एट द एंड ऑफ द मंथ के अंत में नहीं, एट वीकेंड में करते हैं भाई, वीकेंड मतलब सैटरडे जो होता है उस दिन करते हैं खोजबीन। हाउ मच मनी डिड द नरेटर हैव व्हेन ही वाज एट द विंडो, कितने पैसे थे जब वो अपने पास उस खिड़की पे था, इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, हाँ ये था, उतने पैसे थे कि वो अपने पास 2 कोच टिकट खरीद सकता था। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर है उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी अब कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब अब इनके अलावा आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं बचा है जो बन सकता है क्या,
इसका मतलब है अगर आप लोग ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी देख लेते हो तो आपके चैप्टर का पूरा रिवीजन है ऐसा का ऐसा हो जाता है। तो मुझे लगता है बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे, क्योंकि आप लोगों की क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी और चैप्टर भी मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझा दिया है, क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, मैंने करवा दिए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।